समाजवादी पार्टी के लीडरान ने आज अलीगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में किसानों की हिमायत में मार्च निकाले, जहां कई मकामात पर पार्टी कारकुनान और पुलिस एहलकारों के दरमियान तकरार हुई। समाजवादी पार्टी के जिला सदर गिरीश यादव के मुताबिक अलीगढ़ जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सीनियर लीडरान की क़यादत में किसान हिमायत रैलियां निकाली गई, जिन्हें पुलिस ने हर तरह से रोका और कई जगहों पर कारकुनान के साथ पुलिस की तकरार भी हुई और मुतादिद जगहों पर कारकुनान को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस अफसरान का कहना था कि कोरोना का दौर है, ऐसे में ये सब करना कानूनन जुर्म है, इसलिए रोका जा रहा है। किसानों की हिमायत में गुज़श्ता रोज हुए एहतजाजी धरने में साबिक मेंबर असेंबली समेत 9 अफराद पर पुलिस एहलकारों की वर्दी खींचने और बदसलूकी करने के इल्जाम में मुकदमा कायम किया गया है। समाजवादी पार्टी के साबिक मेंबर असेंबली ठाकुर राकेश सिंह और दीगर 9 नामजद कारकुनान पर थाना कोरासी में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर इल्जाम है कि धरने के दौरान जब पुलिस हिफाजती नुक्ते नज़र से वहां तैनात थी तो एक पुलिस एहलकार के साथ साबिक मेंबर असेंबली और दीगर कारकुनान ने बदसलूकी करते हुए खींचतान की। वहीं ठाकुर राकेश सिंह का कहना है कि जब धरना पुरअमन तरीके से चल रहा था तो वहां सादा वर्दी में पुलिस एहलकार क्यों मौजूद था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने सादा वर्दी में पुलिस एहलकारों को भेजकर माहौल को खराब कराने का काम किया। ये 7 तारीख को जो सपा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में एक सिपाही तैनात था। उसमें उसी धरना प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई थी, जिसका वीडियो ये सामने प्रकाश में आया है। इसी वीडियो के संज्ञान लेते हुए मुकदमा लिखा गया है, जिसमें 9 लोग नामजद हैं तथा अन्य लोग इसमें वांछित हैं और जो तथ्य हैं उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और मामले का निस्तारण किया जाएगा। हाँ, जो वीडियो में जो आया है उसी के आधार पर ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ऐसी क्या आवश्यकता पुलिस को थी, प्रशासन को थी कि उन्होंने सादा वर्दी में अपने पुलिस के लोगों को भेजा और जो कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था उसमें लोगों के साथ अराजकता उन्होंने उस कार्यक्रम में पैदा करी। उसे जब हम लोगों ने पहचान लिया कि वो सादा वर्दी में है और जो अराजकता उन्होंने करी उसे चिन्हित करके हम लोगों ने हटाने का उसे काम किया। और अगर पुलिस की वर्दी के तहत हम सारे लोग जानते हैं पुलिस के वर्दी का सम्मान क्या होता है, क्योंकि ये भी जवान है, इनके परिवार के लोग भी किसान हैं, हम लोग भी इनके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके परिवारों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर सादा वर्दी में अगर लोग होंगे तो ये पुलिस प्रशासन जवाब दे। आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि खाकी को छोड़ के वो सादा वर्दी में आकर गुंडाई कराने पर उतारू। ज़रूरी कवानीन के हवाले से समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने जमकर हुकूमत की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत वो कानून बताए जिसके जरिए वो किसानों की आमदनी दुगनी करने का दावा कर रही है। सरकार किसानों से किया हुआ वादा पूरा करे। पार्टी ने कहा कि उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए किसानों की। जब आय दोगुनी होनी चाहिए तो आय दोगुनी वाली एमएसपी कौन सी है? और मुझे खुशी है इस बात की कि किसानों के समर्थन में सब खड़े दिखाई दिए। किसी को कुछ दिखाई देता है, आपको बीजेपी का एमएसपी नहीं दिखाई दे रहा, बीजेपी के वादे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एमएसपी याद ही नहीं है, दोगुना वाला किसान को जो मिलना था। भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी को भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तबकि किसान से बात करने के लिए तैयार है सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि वो आय दोगुनी वाली एमएसपी कौन सी है और आय दोगुनी वाली एमएसपी कब भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी किसानों को। सर, कानून व्यवस्था भी आपने सिर्फ सवाल को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पे सरकार पूरी तरीके से। सर्वधर्म गुरुओं के साथ अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड ने कानपुर में किसान मुखालिफ कानून के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माइनॉरिटी बोर्ड के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना रखा है। इसमें सिख भी हैं, दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे अफराद इसमें शामिल हैं। असल में जो आज मुल्क में बहरान चल रहा, हालात बिगड़े हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन जब देखो जब कोई ना कोई एक नया कानून बना दिया जाता है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। जो कुछ चाह रहे हैं, जब चाह रहे हैं, ये सब कुछ बेचे डाल रहे हैं। पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ जा रहा है, तो गरीबों के हाथ में रहेगा क्या? खाली एक जो है वो थैला या झोला या कटोरा,
हमारा जो कुछ है, किसानों को जो कुछ है, वो भी आपके हाथ में चला जाएगा, तो हाल से बेहाल हो जाएगा। आप कहीं तो आपके हित में कर रहे हैं, अरे भाई आप हित में कहाँ कर रहे हो यार? अगर आप हित में कर रहे हो तो हमें भी तो दिखता है। आप ही जो कुछ कह रहे हो बस वही हित में है। कुछ तो समझने की कहीं कोशिश करो, कहीं अपने आप को रोके हमारी हुकूमत। ये नासमझी है। किसान यूनियन जो वहाँ पर लाखों के एतबार से मजमा जमा करके इकट्ठा है, हम उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं इस प्लेटफार्म से, बहैसियत काजी शहर भी, बहैसियत ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड अध्यक्ष भी और बहैसियत जमीयत उलमा कानपुर के तहत भी मैं उसकी मुकम्मल तौर पर हिमायत करता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक के जरिए मुल्क में चल रहे कोरोना वैक्सीन ट्रायल के तीसरे मरहले को पूरा करने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहला इंस्टीट्यूट बन गया है, जहां कोवैक्सीन के तीसरे मरहले की पहली खुराक 1000 अफराद को दी गई है और इसका डेटा ICMR को भी भेज दिया गया है। AMU में कोरोना वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम इंचार्ज प्रोफेसर मोहम्मद शमीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की काविशें बहुत अहमियत की हामिल हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए शेखुल जामिया साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने काफ़ी इसमें मदद की हम लोगों की प्रोजेक्ट लाने में। और ये ICMR ने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। ICMR और भारत बायोटेक ने मिल के ये वैक्सीन डिज़ाइन की है और उसका प्रोडक्शन शुरू किया है। और जो इसका ये था कि 1000 वॉलंटियर्स हम लोग को सिलेक्ट करने हैं, तो ये काम हम लोगों ने विदिन 12 डेज जो रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर दिया। फर्स्ट फेज़ हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट फेज़ हमारा 18 जनवरी से 18 दिसंबर से शुरू होगा। तो AMU फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था जिसने ये पूरा 10 दिन में कंप्लीट करके डाटा जो है ICMR को भेज दिया है। वो डाटा एनालाइज करेंगे उसका, और जो भी इसकी एफिकेसी आएगी वो हम लोग को मालूम चलेगी बाद में। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क में एक फर्जी सब इंस्पेक्टर पुलिस की गिरफ्त में आया है, जो 2017 से पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को गुमराह कर रहा था। अलीगढ़ के SP सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि मुखबिर की इतला पर विनोद नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो जिला बुलंदशहर का रहने वाला है और खुद को उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में पोस्टिंग बताकर लोगों से मिलता था। उन्होंने बताया कि इसके कब्जे से एक बुलेट मोटर गाड़ी और कई ADM और ID प्रूफ भी मिले हैं। विनोद को जेल भेज दिया गया है। मुख्तलिफ पहलुओं से इस पूरे मामले पर तफ्तीश जारी है। इसके कथन के अनुसार ये 2017 से इस तरीके से वर्दी पहनकर अपने आप को कानपुर, बस्ती, आगरा इनमें पोस्टिंग बता रहा था और इसने विभिन्न जो आसपास के जनपदों में सब इंस्पेक्टर और पुलिस के अन्य कर्मचारी हैं उनको स्वयं को सब इंस्पेक्टर बताते हुए इंट्रोडक्शन किया और उनके संपर्क स्थापित किया हुआ था। इसके पास से 3 ATM कार्ड, 2 आधार कार्ड जो इसके स्वयं के नाम के हैं, 2 पैन कार्ड जो इसके स्वयं के नाम पर है, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 वोटर ID, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 बुलेट मोटरसाइकिल, 2 वर्दियाँ और 1 फाइल और अन्य लीगल डॉक्यूमेंट जो FIR संबंधी और इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं बरामद हुए हैं। इस प्रकार से यह प्रथम दृष्टया लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए, सब इंस्पेक्टर बनते हुए, यह फ्रॉड करते हुए यहाँ पे क्रियाकलाप कर रहा था, जिसके संदर्भ में FIR पंजीकृत की गई है। धारा 170, 420, 467, 468, 471, 466 IPC। इसको गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तहानात की कॉपियां जांच करने की उजरत गुज़िश्ता 4 बरसों से अदा न किए जाने पर ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया का कहना है कि मदरसा बोर्ड की तरफ से एजाज़ अदा न किए जाने से मुमतहिन हजरात माली मुश्किलात से दो चार हैं। वाज़ेह है कि हर साल मदरसा बोर्ड के तयशुदा वैल्यूएशन सेंटरों पर हज़ारों की तादाद में इम्तहानात की कॉपियों की जांच की जाती है। इस काम में रियासती हुकूमत से इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के सैकड़ों असातिज़ा ड्यूटी पर लगाए जाते हैं। टीचर एसोसिएशन का कहना है कि मुमतहिन से सख्त मेहनत कराई जाने के बावजूद भी मदरसा बोर्ड ने गुज़िश्ता कई बरसों से कॉपी वैल्यूएशन की उजरत अदा नहीं की है। असातिज़ा का मुतालबा है कि उन्हें यूपी बोर्ड की तर्ज पर मदरसा बोर्ड की कॉपी वैल्यूएशन का एजाज़िया वक्त पर अदा किया जाए। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड का अब निसाब तालीम और निज़ाम तालीम तकरीबन मेन स्ट्रीम से मरबूत हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में भी देखा जाए तो अभी पुराना ही और फरसूदा निज़ाम चला आ रहा है। चुनांचे कापी जांच के मामले पर हम गौर करें और सोचें तो देखें कि जो माजी में जो सिस्टम चला आ रहा था आज भी वही है।
चुनांचे काफ़ी जांच के एजाज़िया और उसका जो मुआवजा है उस सिलसिले में मुमतहिनीन को कुछ भी पता नहीं रहता और न ही तरकीमी मराकिज़ से उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब मिलता है। हाल ये है कि कई बरसों से मुमतहिनीन को उसका मुआवजा तक नहीं मिला है और न ही इम्तहान मराकिज़ से या कापी जांच सेंटर से इसके बारे में कोई जवाब दिया जाता है कि क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, कब मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो हमारी डिमांड और हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि इस सिलसिले में भी हुकूमत उत्तर प्रदेश माध्यमिक स्कूलों की तर्ज पर ऐसा निज़ाम बनाए कि जिसमें कापी जांच का एजाज़िया और मुआवजा भी मुमतहिन को सही वक्त पर और सही तौर पर मिल जाए। हज 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर है, लेकिन गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल हज दरख्वास्त बहुत कम तादाद में मौसूल हुई है। सबसे ज़्यादा हज कोटे वाले सूबे उत्तर प्रदेश में भी अब तक महज 4,500 दरख्वास्तें ही मौसूल हुई हैं। मेरठ में ज़िला हज कमेटी के ज़िम्मेदारान के मुताबिक इस साल कोरोना वबा के ख़तरे के सबब जहाँ हज फॉर्म दाखिल करने वालों की तादाद में गैर मामूली कमी रही, वहीं सफ़र हज के लिए कमेटी की जानिब से तय की गई रकम का इजाफी बोझ भी बड़ी वजह समझा जा रहा है। जिला हज कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के जल्द दस्तयाब हो जाने के इम्कानात के पेश नज़र मरकजी हज कमेटी को भी दरख्वास्त जमा करने की मियाद में तोसी करनी चाहिए ताकि वैक्सीन का इंतजार कर रहे हज के ख्वाहिशमंद लोगों को भी फॉर्म दाखिल करने का मौका हासिल हो सके। हमारा कहना ये है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है बहुत जल्द आने वाली है और अगर वैक्सीन आ जाएगी तो ये कोरोना जो है ख़त्म हो सकता है। तो जो लोग इस डर से कि वैक्सीन कोरोना की वजह से कहीं अनफिट ना हो जाएं या कोरोना उनको ना हो जाए, वो लोग अभी नहीं भर पा रहे हैं। तो अगर वैक्सीन आ गई अगर 1 महीने के अंदर तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग फार्म दोबारा भर सकते हैं। इसलिए डेट जो है कम से कम बढ़ानी चाहिए, कम से कम पूरे दिसंबर तक तो बढ़ानी ही चाहिए। देखिए, असल में इस मरतबा के हज का लॉकडाउन की वजह से इसका बहुत असरात हैं इस पर, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने अभी तक भी जो मैं अभी तक की बात बता रहा हूँ कि उसमें अभी तक उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि कितना कोटा हिंदुस्तान का रहेगा। उसकी वजह ये होगी कि जहाँ होटलों में रुकने की बात है, वहाँ जहाँ 5 आदमी रुकते थे वहाँ 2 आदमी उस वक्त में रुकेंगे। और इसी तरह से इस वक्त में जो है पैसे इस बार जो है वो काफ़ी बढ़ा है। और तो लेकिन उसकी दूसरा असर ये हुआ है कि अभी हज कमेटी में पूरी यूपी से जहाँ 30 से 35 हज़ार फार्म जाते थे इस वक्त तक, तो उसमें 4 से 4,500 फार्म अभी तक कुल पहुँचे हैं, तो बहुत कमी हुई है। दरभंगा में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात अंजाम दी है। भीड़भाड़ वाले लाट मार्केट के बड़ा बाजार में बदमाशों ने ज्वेलरी की एक दुकान पर धावा बोला और करोड़ों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। ये लूट 5 से 10 करोड़ की बताई जा रही है। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। लूट के बाद भाग रहे बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। दरभंगा के इतिहास में सबसे बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। वो दिन दहाड़े बीच बाजार में जो लूट घटना को अंजाम दिया गया है। हम हैं अलंकार ज्वेलर्स हैं, इनके यहाँ पे 2-3 प्रतिष्ठान है और ये इनका जो मेन प्रतिष्ठान है यहाँ पे उनका जो सोने का लूट हुआ है वो कम से कम करोड़ों में आका जा रहा है। अभी अनुमान नहीं लगाया गया कि कितने करोड़ तक ये संख्या पहुंचेगी। जो सूत्र बताते हैं वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ तक की आशंका है, लेकिन अभी तक खुल के सामने नहीं आई। पुलिस पहुंची है, जांच कर रही है। यहाँ पे सब यहाँ के लोकल है, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्या घटना। 10:30 बजे के करीब में 7 आदमी अंदर के दुकान में आकर से स्टॉल लगा दिया। लगातार फायरिंग करते हुए चला गया। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर फिर भी इतनी बड़ी भीड़ भाड़ है, आराम से हरन नहीं है, सब देख रहे हैं, गाड़ी आ पा रहा है। बाजार में कभी पेट्रोलिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की चूक थी कि इस बाजार में पेट्रोलिंग नहीं आती है, जबकि ये बड़ा बाजार है, यहाँ बड़े बड़े व्यवसायी हैं और ये पुलिस ये कहें तो एक पुलिस को एक बेखौफ अपराधियों की तरफ से एक चुनौती है और अभी तक इस पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगे हैं। दरभंगा में लूट की वारदात के बाद ओपोजिशन ने नीतीश हुकूमत पर निशाना साधा है। आरजेडी लीडर शक्ति यादव ने कहा कि सरकार बदमाशों पर लगाम नहीं लगा पा रही। जब भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर तब तक बिहार में घटना तेजी से बढ़ती है। आज
समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर दूसरे तरफ दरभंगा में 5 करोड़ से अधिक की डकैतियां हुई। पिछले बार जब समीक्षा बैठक कर रहे थे तो स्टेशन के पास हत्या कर दी गई। आज भी राज्य के अंदर में कई बेगूसराय से लेकर कई इलाकों में हत्या निरंतर जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं जेडीयू तर्जुमान नीरज कुमार ने नीतीश कुमार का दिफा करते हुए कहा कि बहुत जल्द बदमाश कानून के शिकंजे में होंगे। नीरज कुमार से बात की हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज ने। एक तरफ नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया अपराधियों ने और लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की लूट हो गई। नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, आप लोग CCC की बात करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। क्राइम पर तो सवाल खड़े हो गए। नहीं, हम नहीं करते, गवर्नेंस का ही मानक है CCC, समाज में शांति, अपराध पर नियंत्रण। ये तो स्वाभाविक यही यूएसपी रहा है। तो ये तो यूएसपी रहा, चलिए मान लिया आपका यूएसपी था, लेकिन यूएसपी तो लगातार पिछले 1 महीने से अगर हम आंकड़े देखें तो सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, दरभंगा की घटना तात्कालिक घटना है और जो घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली उन तमाम तथ्यों का हमारी पूंजी क्या है। अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को भी पकड़ेंगे और इस संबंध में कोई शिथिलता बरती गई, सम्यक सूचना मिलने के बावजूद अगर किसी का नहीं जाना, जिनकी जिम्मेवारी थी, सब नपेंगे। लेकिन आप जब पुलिस बल, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो या स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे तो जनसंख्या का अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध के दर, तो वह निश्चित रूप से नियंत्रित हुए हैं, ये हम जरूर दावा के साथ कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जेडीयू की तरफ से आंकड़े का हवाला दिया गया और आंकड़े को दिखाकर वाहवाही लेने की कोशिश की गई, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं पिछले 1 महीने का, वो सरकार पे कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दरभंगा में जेवरात की दुकान से करोड़ों की लूट के बाद कानून और इंतजाम पर सवाल उठने लगे हैं। पटना की सबसे बड़ी सराफा मंडी बाकिरगंज में 300 से 400 जेवरात की दुकानें हैं। वहां सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजामात है, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संजय कुमार ने। हम राजधानी पटना के सबसे बड़े सराफा मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो बाकरगंज में। देखिए यहाँ की तस्वीर, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो आभूषण की दुकानें हैं वो यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस कहीं नहीं दिख रही है। एक सवाल जरूर उठता है कि क्या वाकई में राजधानी पटना में जो सराफा बाजार है वो वाकई में राम भरोसे है या फिर यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी है। इस पर बात करने के लिए पाटलिपुत्र सराफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। 300-400 दुकानें हैं। सिक्योरिटी का, मैंने जब यहाँ का मुआयना किया, अभी तक हमें सिक्योरिटी दिखी नहीं है। क्या अमूमन पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहती है? अमूमन ऑनेस्टली बताएंगे आप। देखिए, जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और इसके पहले भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था सीनियर एसपी के पास में भी, तो व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो चरमरा जाता है और किसी न किसी और कारण से विधि व्यवस्था के चलते पुलिस संख्या की कमी के बाद ये बात बता करके पेट्रोलिंग की व्यवस्था फिर बंद हो जाती है। जहाँ तक हमें याद है, इसी बाकरगंज में चोरी की एक भीषण घटना हुई थी कस्तूरी ज्वेलर्स में जी, और उसके बाद यहाँ लूट की भी घटनाएं हुई होंगी। बाकरगंज में उसके बाद घटना नहीं हुई है, लेकिन यहाँ के हम लोग जितने सदस्य हैं बहुत सक्रिय रहते हैं और इस तरह की व्यवस्था बनी हुई भी रहती है यहाँ पर लोगों को, सदस्यों के बीच में, कि कोई बहुत बड़ी घटना अभी तक कोई अंजाम नहीं दिया है। यहाँ पर हम लोग पाटलिपुत्र सराफा संघ एक बहुत ही सक्रिय और सशक्त ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यहाँ पर है। क्या जरूरत महसूस करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? हम लोग महसूस करते हैं और हमेशा कहते हैं। इसके पहले भी हमने ये भी दिया था, जब डीजीपी मिस्टर द्विवेदी थे उनके पास में रिटर्न दिया हुआ है। फिर मैंने उसके बाद भी जो भी डीजीपी आए उनको भी मैंने लगातार दिया है कि यहाँ पर व्यवस्था ये होनी चाहिए कि 24 घंटा गश्ती दल हो। और आप देखेंगे कि कल गर्दनी बाग में भी रात को ज्वेलरी की दुकान को जो है ताला काट के, खास कर जी, रात को क्या होता है कि जब ठंड होती है तो ठंडक के दिन में रोड सन्नाटा हो जाता है और कुहासे की वजह से भी क्या होता है कि रोड कुछ पता नहीं लगता, रोड सेंधमारी करके चोरी हो जाती है। तो पुलिस एक्टिव दिखती है, लेकिन फिर उसके बाद सारा कुछ राम भरोसे चलने लगता है। एक बार फिर से राजधानी पटना में भी सुरक्षा की जरूरत जो है सख्त तौर पर महसूस की जा रही है। और खुद जो सराफा व्यवसायी हैं वो मानते हैं कि यहाँ पर अगर सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो व्यवसायियों का जो कारोबार है वो राम भरोसे हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। कल ही एक घटना हुई है जब 26 लाख के आभूषण जक्कनपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने उड़ा लिए। ऐसे में पुलिस को सख्त होने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल
पटना पुलिस भी सबक लेती नहीं दिख रही है, शायद उसे भी एक बड़ी घटना का इंतजार है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कल यानी 10 दिसंबर है। बिहार में अब तक महज 1209 लोगों ने हज का फॉर्म भरा है। कोरोना के सबब 18 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस बार हज का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। उम्र के कैद लगाए जाने की वजह से भी हज की दरख्वास्तें कम आई हैं। हज कमेटी ने शुरू में दावा किया था कि रियासत में चूंकि 12,400 हज का कोटा है, इसलिए तमाम रुकावटों के बावजूद इस बार बिहार से 3,000 आजमीन बैतुल्लाह जा सकेंगे। लेकिन हज की कम दरख्वास्तें आने पर हज कमेटी ने अफसोस का इजहार किया है। हज कमेटी को उम्मीद है कि फॉर्म भरने की तारीख में तौसी की जाएगी। वाज़ेह है कि कोरोना के सबब गुज़िश्ता साल भी आजमीन हज पर जाने से महरूम रह गए थे। पूरे मुल्क में भी तमाम जगहों पे जो ख़बरें मिल रही हैं, हज के दरख्वास्त की तादाद काफ़ी कम हुई है। बिहार में भी कम है, तकरीबन 1500 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 500 के आसपास आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर और मौसूल हो जाएंगी। उसमें कई सारी वजूहात हैं। उसमें जो वबा है कोरोना की वो भी है, लोगों में ख़दशात हैं सेहत के, हिफ़्ज़ान सेहत के ताल्लुक़ से, और अखराजात में भी इजाफे का इम्कान है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो आदाद शुमार दिए हैं ख़र्च के हवाले से, तो उससे भी लोगों में थोड़ा एक इबाम पाया जा रहा है। और लेकिन ज़्यादा असरात जो है वो कोरोना की वजह से हैं। दूसरी वजह यह है कि जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे लोग थे या 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग थे, उनको इजाज़त नहीं मिली है। और बिहार में अक्सरियत आज़मीन हज की वो 60 साल या उससे ज़्यादा के ही होते हैं। कल आखिरी तारीख़ है और हम लोग कोशिश हैं कि आखिरी तारीख़ में तौसी की जाए। उसके लिए हम हज कमेटी ऑफ इंडिया से गुजारिश भी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आखिरी तारीख़ में तौसी कर दी जाएगी। जेडीयू लीडर और साबिक वजीर संजय झा ने किसान आंदोलन के बीच सीएम नीतीश कुमार की मुखालफत करने वालों को करारा जवाब दिया है। संजय झा ने कहा कि माशी इस्लाहात के जरिए बिहार ने देश और दुनिया को नई राह दिखाई है और तरक्की की शरह में पंजाब को भी पीछे छोड़ा है। 2006 में एपीएमसी एक्ट रिपील किया गया और उसके बाद कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 कृषि रोड मैप लाया और इसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले 5 साल में 7% का ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार में, जबकि इसी 5 साल में, पिछले 5 साल में देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% है, पंजाब का उससे भी कम है। इसका मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह का रिफॉर्म, जिस तरह का प्रयास कृषि के क्षेत्र में बिहार में किया गया है, और आपको पता है कि जो कृषि कर्मक अवार्ड है जो भारत सरकार देती है राज्यों को, जो प्रोड्यूस जो मैक्सिमम करते हैं पर एकड़ में, उसमें 5 बार बिहार को गेहूं, मक्का, चावल इसमें अवार्ड मिल चुका है। और हम लोग जानते हैं कि किस तरह जब आप अपना प्रोड्यूस लेकर के, जब ये रिफॉर्म नहीं आया था 2006 में, उससे पहले कहीं भी जाते थे तो रतिया रहता था बीच में लोगों को पैसा ठीक से नहीं मिलता था, कितनी दिक्कत होती थी। और आज पैक्स के थ्रू खरीदा जा रहा है, जो समर्थन मूल्य है उसके बेसिस पर लोगों के अकाउंट में जाता है पैसा। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने किसानों को की गई हुकूमत की पेशकश पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को जरूरी करने की अगर तजवीज है तो ये किसानों के लिए फायदेमंद है। संगठनों का असंतोष है कि एमएसपी को मैंडेटरी बनाया जाए और सरकार अगर इस तरह का आश्वासन लिखित में देती है या ऑर्डिनेंस लाती है तो ये किसान संगठनों की और किसानों की बड़ी जीत होगी। पिछले 5 सालों के दौरान बिहार में ज़रूरी शोबों की तरक्की की शरह कौमी औसत से भी ज्यादा है, जिसको लेकर एनडीए के लीडरान जोश में है, जबकि अपोजिशन ज़रूरी शोबे में तरक्की पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार तेजी से आगे बढ़ा है। बिहार के किसानों ने उत्पादन का रिकॉर्ड तोड़ा है और कृषि क्षेत्र देश के विकास दर में और राज्य के दृष्टि से विकास दर को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो योगदान।
खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।